वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। तो BGS 185 आज का आपका प्रोग्राम कोड है एंड आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो ये है आपका फोर्थ क्लास। थर्ड क्लास में मैंने कहाँ तक कवर कराया था आप देखना, उसका प्लेलिस्ट भी है, मैंने लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट कवर करा दिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.5.2 से, दैट इज़ लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, विल गो स्लो, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में ख़त्म करना है, हमें टाइम लेके ख़त्म करना है, चीज़ों को बारीकी से समझना है। ठीक है, so learning style and preferences. Learning style. Educational psychologists studying the process of learning have found that individuals seem to have different styles of learning. तो जो साइकोलॉजिस्ट है उन लोग को पता चला कि हर इंडिविजुअल का लर्निंग का कैपेसिटी और तरीका अलग होता है। दिस आर नॉट लिंक टू हायर और लोअर लेवल्स ऑफ द कैपेसिटी टू लर्न, और ये किसी हायर या लोअर लेवल से लिंक नहीं है। दे आर रादर इक्वली नेचुरल एंड इफेक्टिव वेज ऑफ एंगेजिंग कॉग्निटिवली विद न्यू एक्सपीरियंसेस एंड आइडिया। ये कोई हायर या लोअर लेवल नहीं है, बल्कि हर किसी का अपना वे होता है जो अपने तरह से समझने की कोशिश करता है। अपना एक डिफरेंट तरीका होता है एक्सपीरियंसेस गैदर करने का या आइडियाज़ को गैदर करने का। ठीक है, द ऑल्टरनेटिव स्टाइल्स आर रादर लाइक बीइंग लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। सबका अपना अपना स्टाइल्स होता है, बट दे आर नॉट सो शार्पली डिफरेंट और फिक्स। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो स्टाइल या चीज़, वो तरीका फिक्स्ड रहे, वो अलग भी हो सकता है अलग अलग टाइम पे। ठीक है, स्टूडेंट्स टिपिकल लर्निंग स्टाइल इन क्लास इज एन ओरिएंटेशन ऑफ प्रेफरेंस फॉर हाउ मच इन्फॉर्मेशन आइडियाज आर टेकन इन एंड प्रोसेस्ड। जब वो स्कूल में कुछ चीज़ सीखता है तो वो डिपेंड करता है उस पर कि वो उस वक्त कितना इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है या फिर कितना सीखना चाह रहा है। उस टाइम उसका जो मेंटलिटी प्रोसेस है, उसका थॉट प्रोसेस है, उस पर डिपेंड करेगा वो। ठीक है, बट इवन दिस स्टाइल्स कैन एंड ऑफन डू चेंज ओवर टाइम, दो ओनली स्लोली। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसका सीखने का तरीका, सीखने का चाह सब हर लेवल में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो स्टूडेंट्स कैन हैव डिफरेंट स्टाइल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर और करिकुलर एक्टिविटीज़। जैसे मैंने आपको कहा कि हो सकता है किसी सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट कम हो तो उनका ध्यान भी कम होगा, एंड किसी सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो उनका ध्यान भी ज़्यादा होगा। लर्निंग स्टाइल्स आर ऑफ रेलिवेंस टू अस बिकॉज दे इन्फ्लुएंस लर्निंग। तो लर्निंग स्टाइल रेलिवेंस इंपॉर्टेंस इसीलिए क्योंकि वो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। इफ़ देयर इज़ अ मैच बिटवीन द टीचिंग स्टाइल एंड द स्टूडेंट स्टाइल, लर्निंग विल बी मोर कंफर्टेबल एंड इफेक्टिव। अगर जो टीचर समझा रहे स्टूडेंट वही समझ रहे, और एक तो होता है उनका फेवरेट टीचर वाला कंसेप्ट भी, तो उस तरह से अगर किसी उसको टीचर का समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो ये लर्निंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव कर सकता है। एंड मिसमैच कुड रिजल्ट इन ऑब्स्टिकल टू इफेक्टिव लर्निंग। और वहीं अगर इन लोग का सोच एंड समझने में डिफरेंसेज हो कि टीचर बोल रहे ए, स्टूडेंट समझे जेड, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, I hope I'm clear with that. Several different ways of describing and categorizing styles have been proposed by various scholars. तो various scholars ने अलग अलग स्टाइल्स बताया, अलग अलग तरीका बताया, लर्निंग का अलग अलग टेक्निक्स दिखाया अपने अपने सर्वेज एंड रिपोर्ट्स में। वन सर्वे फाउंड देयर वर अबाउट 70 सच मॉडल्स। एक सर्वे में 70 सच मॉडल्स के बारे में बताया गया। ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओवरलैप बिकॉज मैनी डिफरेंट वर्ड्स आर यूज टू टॉक अबाउट द सेम थिंग। तो एक ही चीज़ को सीखने का मतलब एक ही वर्ड का अलग अलग वेरिएशंस होता है, तो कभी कभी चीज़ों को समझने के लिए किसी किसी स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होता है। वी विल लुक हियर ओनली एट अ फ्यू इंटरेस्टिंग स्टाइल सेट ऑफ डिफरेंसेस दैट माइट बी रेलिवेंट व्हेन प्लानिंग फॉर टीचिंग। तो हम लोग कुछ कुछ सेट्स देखेंगे जो टीचिंग में काम आता है और जो टीचर्स को अपनाना चाहिए। दिस ओवरव्यू ओनली प्रोवाइड्स अ जनरल बैकग्राउंड। सम ऑफ द इंटरेस्टिंग एरियाज इन विच स्टाइल डिफरेंसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड आर, तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, first is sensory preference. So what teaching is associated primarily with something the teacher provides or does, usually telling or presenting. तो जो टीचिंग है वो डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि एक टीचर क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, क्या अपना इनपुट दे रहा है और किस तरह से दे रहा है, किस तरह से वो बोल रहे हैं, प्रेजेंट कर रहा है। Some input received through the sense, listening, seeing and feeling is central to teaching learning experiences, especially in relation to subject matter in the syllabus. कुछ कुछ input जैसे कि हम लोग का देखना, सुनना और समझना और फील करना, वो चीज़ लर्निंग और टीचिंग एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होता है, और ये सब्जेक्ट मैटर को बहुत इंटरेस्टिंग भी बनाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो टीचर्स बोले हम उसको सही तरह से समझें।
one difference among learners is in the way of taking information, that is कैसे उन लोग कोई अपना इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कोई बोलता है तो आधा सुनते हैं, तो कोई पूरा ठीक से समझ जाते हैं चीज़ों को, वही which one suits them best. These are orientation of preferences for the mode of sensory input. तो ये उनका चॉइस है जो इनपुट का मोड को डिसाइड करता है. The possibilities or options are visual, auditory, tactile and kinesthetic. तो ये सभी ऑप्शंस है. एक तो विजुअल जो हम लोग देखते हैं, ऑडिटरी जो सुनते हैं, टैक्टाइल एंड किनेस्थेटिक जो हम लोग के सराउंडिंग में रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोला गया, विजुअल इज बेस्ड ऑन सीइंग. देखा, स्टूडेंट्स विद द ओरिएंटेशन लर्न बेस्ट फ्रॉम रिटन स्टेटमेंट्स ऑन द बोर्ड और वर्कशीट्स. जो हम लोग को बोर्ड में सिखाया जाता है, दिखा के लिखाया जाता है, वो सब विजुअल होता है. एंड पिक्चर्स, डायग्राम्स, मॉडल्स दे कैन सी, जो हम लोग को बुक्स में पिक्चर्स देखने के मिलते हैं. ऑडिटरी इज बेस्ड ऑन हियरिंग. जो हम लोग के टीचर्स जो बोलते हैं हम लोग सुनते हैं वो. स्पोकन मैसेज लाइक टीचर्स टॉक सिम बेस्ट फॉर सम स्टूडेंट्स टू लर्न. जो टीचर्स इंटरेक्ट करते हैं वो स्टूडेंट्स लोग को समझने में बहुत आसानी होती है, उस तरह से सीखने में भी बहुत आसानी होती है. टैक्टाइल रिलेटिंग टू टच, जो हम लोग का सराउंडिंग, जो हम लोग का टच से सिखाया जाता है. एंड किनेस्थेटिक, सेंस ऑफ मूविंग बॉडी पार्ट्स. तो ये दोनों को आपको अंडरलाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. टैक्टाइल रिलेटिंग टू टच एंड किनेस्थेटिक है सेंस ऑफ मूविंग बॉडी पार्ट आर टेकन टुगेदर. जैसे हम लोग जेस्चर्स करते हैं, जैसे अपने हाथ के थ्रू किसी चीज़ को बताना, वो किनेस्थेटिक होता है. एंड टैक्टाइल रिलेटिंग टू टच मतलब कोई चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग उसको टच करके जो समझाते हैं उसको बोलते हैं टैक्टाइल. ठीक है. सम स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे कैन टच एंड फील ऑब्जेक्ट्स. जब हम लोग को कुछ दिया जाता है तो हम लोग तब उसको ज़्यादा मतलब ले के ज़्यादा समझ सकते. जैसे कि अभी अगर पाई डायग्राम का बोले एंड हम लोग के पास कोई इसी टाइप का कोई केक हो जिसका हम लोग 3 पीसेस कर दें, तो हम लोग उस चीज़ को टच कर पा रहे, अपने सामने ऑब्जर्व कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं अपने माइंड में वो कंसेप्ट होता है कि हाँ पाई डायग्राम भी ऐसा होगा. ठीक है. तो उस टाइप का चीज़ है. आर देमसेल्फ मूविंग एज इन डेमोन्स्ट्रेशन एंड रोल प्ले. आजकल तो इतना एक्टिवली सिखाने लग गए, पहले में इतना डेवलप नहीं था, आजकल इतना डेवलप हो गया कि विजुअल प्रेजेंटेशंस दिया जाता है, 3D मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, तो जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है. ठीक है. Most teachers would say that they use all these methods at different times during their lessons. काफ़ी टीचर्स का ये मानना है कि इन लोग ये सब टेक्निक्स यूज़ करते हैं. And they would be right. The point here is that specific ways of presenting information can be chosen and used in a more planned manner after teachers comes to know about individual student style. तो कुछ भी टेक्निक को चूज़ करने से पहले जब एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, काफ़ी टाइम तक उसको ऑब्जर्व करता है, देखता है, तो उसके अपने वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्निक या कौन से स्टाइल से स्टूडेंट को समझाया जाए. ठीक है. समझ में आ गया. दिस इज स्पेशली यूजफुल व्हेन गिविंग इंडिविजुअल अटेंशन टू स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी इन पेयर और स्मॉल ग्रुप्स. तो एक आजकल लर्निंग को इंटरेस्टिंग करने के लिए स्टूडेंट्स को पेयर किया जाता है, ग्रुप में किया जाता है, जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, और उन लोग को कुछ ना कुछ टास्क दिया जाता है जिसमें हम लोग को स्टूडेंट्स की पोटेंशियलिटी समझ में आती है. इस तरह से करने से स्टूडेंट्स को भी लर्निंग इंटरेस्टिंग लगता है और कहीं ना कहीं वो एक्टिवली पार्ट करते हैं. अगर मैं बोलते जाऊँगी, आप सुनते जाओगे, तो कहीं ना कहीं बोर होगा. इसी भी जगह मैं क्वेश्चन आपको पूछ लूँ एंड आपको आंसर करने के लिए दूँ, तो आपके लिए वो इंटरेस्टिंग भी होगा. अंडरस्टूड. Students also differ in the way they engage with or cognitively process the inputs they receive. तो इसमें भी डिफरेंस वे होता है कि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरह से लेते हैं इनपुट को, उस बेसिस पे भी टेक्निक डिसाइड किया जा सकता है. वी नाउ लुक एट दिस डिफरेंसेस इन द वे चिल्ड्रन लर्न. तो इस तरह के ऑब्जर्व करके हम लोग को पता चलता है कि कैसे चिल्ड्रन सीखते हैं कोई चीज़ को. ठीक है. होल और पार्ट फोकस लर्निंग. सम लर्नर्स टेंड टू फोकस मोर ऑन जनरल आइडियाज़ और द बिग पिक्चर. कोई ज़्यादा चीज़ फोकस करके देखते, ज़्यादा आइडियाज़ गैदर करते एक बिग पिक्चर के फॉर्म में. अदर्स पे मच मोर अटेंशन टू द स्मॉल डिटेल्स. बाकी बच्चे स्मॉल डिटेल्स, बारीकियों को सीखते हैं. ठीक है. दिस हैज़ ऑल्सो बिन डिस्क्राइब्ड एज अ ग्लोबल वर्सेस सिक्वेंशियल स्टाइल ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वर्सेस सिक्वेंशियल स्टाइल ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन. किसी इनपुट को लेना, कोई बड़ा पिक्चर के हिसाब से पिक्चर फॉर्म में सीखता है, तो कोई छोटे छोटे डिटेल्स से सीखता है. ठीक है. Some students learn better when the teacher presents and discuss general ideas and assigns related tasks. तो कुछ स्टूडेंट्स वैसे समझते हैं जब उन लोग को कोई टॉपिक समझाया जाए, उसके बाद में उन लोग को कोई टास्क दिया जाए. ठीक है. They may have a tendency to switch off when a lot of time is spent on small details.
उन लोग का मेन केस होता है कि उस चीज़ को समझना और स्मॉल डिटेल्स में भी ध्यान देना. बट अदर्स में रेस्पॉन्ड वेल टू स्पेसिफिक एंड डिटेल्स एंड फील समवट लॉस्ट व्हेन द फोकस इज ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. बाकी लोग डिटेल्स में छोटी छोटी चीज़ों में फोकस करते हैं जबकि मेन चीज़ कॉन्सेप्ट पे होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. दिस ओरिएंटेशन इज रिलेटेड टू ए ब्रॉडर फैक्टर कॉल्ड फील्ड डिपेंडेंस, फील्ड इंडिपेंडेंस. इसको बोलते हैं फील्ड डिपेंडेंस, फील्ड इंटरडिपेंडेंस. ठीक है. फील्ड डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट. जो फील्ड डिपेंडेंट लोग हैं वो किसी कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं, उस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, उस चीज़ से अटैच रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन अ ग्रुप वेयर मोस्ट पीपल फेवर वन ओपिनियन एंड सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज, दे आर मोस्ट लाइकली टू एग्री विद अदर्स. तो एक ग्रुप में जहाँ एक पॉसिबिलिटीज दिया जाता है, सबका सेम व्यू होता है, तो दूसरे लोग भी उन लोग को देख के हाँ 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 बोल देते हैं. वो सिचुएशन है. दोज हु आर मोर फील्ड इंडिपेंडेंट आर बेटर एबल टू सी बेसिक फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स बाय देमसेल्फ. जो फील्ड इंटरडिपेंडेंट लोग होते हैं, उन लोगों को कुछ चीज़ नहीं समझ में आता तो उन लोग उसको आर्ग्यू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अपना पॉइंट को रखते हैं. क्लियर. दिस डज नॉट मीन दैट दे आर इंडिपेंडेंट थिंकर और मिसफिट्स. इसका ये मतलब नहीं है. देयर स्टाइल ऑफ थिंकिंग इज मोर एनालिटिकल, दैट इज ऑल. उन लोग का थिंकिंग थोड़ा अलग है बाकियों से. करेक्ट. समझ में आ गया. इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Inductive learning occurs when a body of a specific fact or data is given and effort is directed to finding pattern or inferring a general principle. तो इंडक्टिव लर्निंग तब होता है जब हम लोग को कोई डाटा या फैक्ट्स का दिया जाता है और उसमें हम लोग का एफर्ट्स लगता है पैटर्न्स को समझने के लिए या फिर जनरल प्रिंसिपल्स के हिसाब से जब हम काम करते हैं, वो इंडक्टिव लर्निंग होता है. Task involving trying out possible explanation, exploring without knowing beforehand what is the best thing to do involves such learning. तो task involving trying out possible explanation, कुछ भी explanation के हिसाब से चलते रहना, explore नहीं करना, एंड वही चीज़ को समझ के चलना, इसमें आता है. ठीक है. Grammar is often taught inductively in deductive learning. और डिडक्टिव लर्निंग में ग्रामर का यूजुअली फोकस ज़्यादा होता है. यूजुअली अ रूल और प्रिंसिपल इज गिवन टू बिगिन विद एंड द डिस्कशन इज ऑन इम्प्लीकेशन एंड एप्लीकेशन. तो ग्रामर में क्या होता है, प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलना होता है, रूल के हिसाब से फॉर्म करना होता है एंड उसी हिसाब से चलना होता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है. मैनी प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इन्वॉल्व साइट ऑफ डिडक्शन. Here too is found that some students are more comfortable and learn better with the first of these approaches. तो ग्रामर की तरह ठीक ग्रामर की तरह मैथ्स एंड साइंस भी होता है जिसमें हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकते. जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी तरह चलना पड़ता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है. लेकिन इसी तरह के चीज़ों में कोई स्टूडेंट्स बेटर फील करते, कंफर्टेबल फील करते इस टाइप के अप्रोचेस से. दे सीम टू एन्जॉय फाइंडिंग थिंग्स आउट फॉर देम सेल्फ, लर्निंग बाय डिस्कवरी. Other students are more comfortable when principles and rules are stated and the challenges is to understand and apply them. So समझ में आ गया. इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलने में, उसी तरह को कंसेप्ट को उसी तरह से बाय हार्ट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वाइल जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो इन रूल्स को अप्लाई करके समझने में ज़्यादा बिलीव करते हैं एंड उस तरह से सीखने में ज़्यादा वो होते हैं, मतलब इंटरेस्टेड होते हैं. तो बेसिकली आपको इसको याद करना है. नेक्स्ट हम लोग का कन्वर्जेंट थिंकिंग वर्सेस डाइवर्जेंट थिंकिंग. दिस डायमेंशन इज रिलेटेड टू द डिस्टिंक्शन समटाइम्स मेड बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी. ये जब कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट आता है, जब हम लोग का इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी का बीच में डिफरेंस करना हो, तो ये टॉपिक आता है हम लोग का. साइकोलॉजिस्ट हु हैव स्टडीड द वे पीपल डील विद प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर थिंकिंग एंड एनालाइज हैव फाउंड टू ब्रॉड अप्रोचेस. इससे रिलेटेड जो साइकोलॉजिस्ट है जिसने इस पार्ट पर रिसर्च किया, उन लोग को 2 अप्रोचेस मिला है. The more common one is to analyze the problem logically using relevant knowledge from mathematics or biology or economics. तो इसमें से जो सबसे relevant वो है ये कि प्रॉब्लम को लॉजिकली समझना और उसके हिसाब से कुछ करना, जो कि मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट से एब्स्ट्रैक्टेड है. एंड देन प्रोसेड सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. मतलब प्रॉब्लम जान के सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना. ठीक है. देयर इज रादर सिमिलर टू द डिडक्टिव अप्रोच मेंशन्ड अबव. ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब का प्रॉब्लम समझना, ये सब डिडक्टिव अप्रोच से मिलता जुलता चीज़ है ये. सम पीपल डू नॉट गो डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम एज गिवन. दे विल लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड समटाइम्स इवन ट्राई टू चेंज और रीफॉर्मुलेट इट. तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रॉब्लम देख के डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं, तो उन लोग अपने हिसाब से चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे भी लोग होते हैं. ठीक है.
हैविंग कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग स्टूडेंट्स इन द सेम क्लास इज अ ग्रेट रिसोर्स। तो दोनों की तरह का लोग एक जो क्रिएटिविटी पे बिलीव करे एंड दूसरा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चले, तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स जिसको ये सब एक्सपीरियंसेस है उसको होना ज़रूरी है। दिस लर्निंग स्टाइल्स वर मैंशनड हियर मेनली टू इलस्ट्रेट व्हाट दे आर। तो ये समझाने के लिए इस स्टाइल्स के बारे में बताया गया है। देयर आर मैनी अदर्स, नोट दैट देयर आर नो गुड और बैड स्टाइल। तो हर एक स्टाइल अलग होता है अपनी वे में, कोई परफेक्टली गुड या कोई परफेक्टली मतलब कोई इम्परफेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है। सो वट वी हैव सीन आर इक्वली यूजफुल एंड इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग। जो हमने देखा वो इक्वली यूजफुल है। इफ टीचर्स कैन ऑर्गेनाइज सम एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग टू मैच द स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट, दिस कुड फैसिलिटेट बेटर लर्निंग। तो अगर स्टूडेंट्स के हिसाब से टीचर अपने स्टाइल में थोड़ा मॉड्यूलेशन लेके आए, चेंजेस लेके आए, तो वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। टू एनहेंस द चांसेस ऑफ सच by including more types of presentation and activities in the lesson plans। तो इस तरह से लोग क्या कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ टीचिंग लेके आ सकते हैं लेसन प्लान्स में नए नए टास्क को ऐड करके। दे नीड नॉट नो ऑल द नेम्स एंड डेफिनेशंस ऑफ सेवरल लर्निंग स्टाइल्स once they have the basic concept as they interact with successive batches of learners they will recognize different learning style। तो हर किसी का लर्निंग स्टाइल का नाम जानना ज़रूरी भी नहीं है। एक बार वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे तो उनको खुद को पता चल जाएगा कि क्या इनको अपनाना है और कौन सा छोड़ना है, ठीक है। दिस नॉलेज कैन गाइड देम व्हेन प्लानिंग देयर टीचिंग। तो इसमें इतना ही था। तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ की तरफ, दैट इज़ पर्सनैलिटी, डिस्पोजिशन, फीलिंग, इमोशंस एंड सोशल इंट्रैक्शन। द टर्म पर्सनैलिटी इज अ फैमिलियर वन, ये हम लोग सब जानते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एंड डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स वी ऑलवेज से समथिंग अबाउट देयर पर्सनैलिटी। जब किसी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ऑब्वियसली पर्सनैलिटी वर्ड आता है। द टिपिकल वे ऑफ बिहेविंग इन द डेली लाइफ एंड स्पेशली व्हेन रिलेटिंग टू अदर्स। उन लोग खुद अपने लाइफ में कैसे रहते हैं और कैसे किसी से बात करते हैं। दिस इज समथिंग इन एडिशन टू एंड डिफरेंट फ्रॉम द एबिलिटीज एंड स्किल्स, अचीवमेंट, स्टेटस एंड सो ऑन। ये चीज़ कुछ है जो एक इंसान से रिलेट होता है उसका। सॉरी, कुछ भी बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसको इग्नोर कीजिएगा। सो मैं ये बोल रही थी कि ये सब स्किल्स होता है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करते हैं। ये बेसिक एबिलिटीज़ एंड स्किल्स होता है जो कि कुछ हद तक इनके अचीवमेंट स्टेटस को दिखाता है और इनको दूसरों से अलग करता है। व्हेन स्टूडेंट राइट अबाउट माई फेवरेट टीचर, माई हीरो, दिस पर्सनल क्वालिटीज है एम्फेसाइज। जब किसी के बारे में लिखने के लिए देते हैं तो ये सब दिखाते हैं कि वो उस पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। These are fairly stable qualities or characteristics of a person referred to as trait and can be seen even in children। तो ये पर्सनैलिटी का ये सब क्वालिटीज एंड स्किल्स हम लोग को चिल्ड्रन में भी दिखाई देता है। The study of personality is one of the major subfields of psychology and involves many different theories and models। तो एक साइकोलॉजी का पार्ट है जिसमें बहुत सारी theories and models है। Several personality dimensions have been proposed. We will look at few of them here to get sense of what personality factors are। इसमें कुछ चीज़ मेंशन किया गया जो कि शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन हम लोग को समझ में आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि कितने पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, दे आर ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज दे सीम टू इन्फ्लुएंस लर्निंग बट इन अ डिफरेंट मैनर देन द मोर कॉग्निटिव फैक्टर्स वी जस्ट लुक्ड एट। वन वाइडली मेंशन लिस्ट ऑफ पर्सनैलिटी डायमेंशन कॉल्ड बिग 5 एस्पेक्ट्स ऑन विच इंडिविजुअल डिफर आर द फॉलोइंग। तो ये बिग 5 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो एमकॉम के स्टूडेंट हैं इनको भी पर्सनैलिटी ट्रेट मिला होगा MCO 1 में। तो जो अभी अपेयर करने जा रहे हैं रिसेंट जून का एग्ज़ाम जो कि अब होने वाला है बहुत जल्द, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप प्लीज़ इसको गो थ्रू करना, ठीक है। इसका डिटेल दिया हुआ इसमें। तो पहला है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्जन। पर्सन नियर द एक्सट्रोवर्जन एंड इज़ जनरली एक्टिव, एनर्जेटिक, आउटगोइंग। तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी हो, इजीली फ्रेंडशिप कर ले, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, मतलब बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, और जो इजीली घुल मिल जाए वो एक्सट्रोवर्ट। और जो थोड़ा टाइम लेके घुलने में थोड़ा टाइम लगे लेकिन धीरे धीरे जो खुल जाए, बातचीत करे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए, वो इंट्रोवर्ट, ठीक है। ओपननेस, क्लोज्ड माइंडनेस। अ पर्सन हाई ऑन ओपननेस इज लाइक टू बी क्यूरियस, इमेजिनेटिव, ओरिजिनल एंड वाइड इंटरेस्ट। तो ओपन माइंडेड पीपल वो होते हैं जो थोड़ी इमेजिनेटिव होते हैं, थोड़े जानने में इच्छुक होते हैं, जो सोचते हैं, जो लाइक वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट में जिसका मन होता है वो। क्लोज माइंडेड मतलब जो बहुत रिजर्व रहने की कोशिश करते हैं, वही। तो कॉन्शियसनेस, अनडायरेक्टनेस। अ पर्सन हाई ऑन कॉन्शियसनेस बिहेव्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड एफिशिएंट मैनर एंड इज थॉरो एंड रिलायबल इन गेटिंग थिंग्स डन। तो जो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड होते हैं, कॉशियसनेस से
नहीं कॉन्शियसनेस से, तो उन लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मैनर में भी एफिशिएंट होते हैं। उन लोग चाहते हैं कि सब चीज़ इन ऑर्डर हो, प्रॉपर हो, एंड चीज़ें करवाने में ज़्यादा बिलीव रखते हो। एग्रीएबलनेस, एंटागोनिज्म, एंड एग्रीएबल पर्सन इज जनरली गुड नेचर, काइंड, ट्रस्टिंग, जनरस, मॉडेस्ट एंड अप्रिशिएटिव। समझ में आ गया होगा। इन लोग बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, जनरस होते हैं अपने वे में, एंड हम लोग काफ़ी हद तक इनको मतलब अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया हम लोग का न्यूरोटिज्म स्टेबिलिटी। अ पर्सन हाई ऑन न्यूरोटिज्म इज ऑफन एंशियस एंड इनसिक्योर। जो न्यूरोटिज्म से आगे रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ये फीचर्स होते हैं, क्वालिटी होता है, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है, बहुत एंसियस होता है, मतलब कॉन्शियस होता है हर चीज़ को लेके, गेट्स अपसेट इजीली एंड सो साइंस ऑफ सेल्फ पिटी। जो खुद पे तरस खाता रहे, बहुत जल्दी उदास हो जाए, इस टाइप के कैटेगरी में इन लोग फॉल करते हैं। दिस इज ओनली इन आउटलाइन, द डिस्क्रिप्शन अबव आर नॉट ऑल कंप्लीट। इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन है जो आप खुद जानना चाहेंगे, आपको अलग अलग बुक में मिल जाएगा, इसमें इनफैक्ट गूगल में भी मिल जाएगा, तो आप देखना इसको। दे गिव अस अ जनरल सेंस ऑफ व्हाट साइकोलॉजिस्ट ट्रीट एज एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। So, we must note carefully that we cannot put people into such categories। तो हम लोग स्पेशली चिल्ड्रन को इस तरह से जज ये सब कैटेगरीज के बेस पे जज नहीं कर सकते, क्योंकि चिल्ड्रंस का पर्सनैलिटी बड़े होने के बाद ज़्यादा निखरता है। इवन साइकोलॉजिस्ट हु कंडक्ट इलाबोरेट टेस्ट आर केयरफुल अबाउट दिस। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट पर्सनैलिटी डिस्पोजिशंस आर फेयरली स्टेबल, ऑलमोस्ट नेचुरल क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन। यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो होता है कि कैसा एक पर्सन है, उसका क्वालिटी को जानना। दे आर नॉट एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डेलिबरेट डिसीजन टू एक्ट इन पर्टिकुलर वेज। दे आर लाइक ऑल एस्टैब्लिश्ड हैबिट एंड वन डज नॉट थिंक अबाउट। तो कोई लोग ज़्यादा इसके बारे में कॉन्शियस नहीं होते हैं, लेकिन ये सब हैबिट सब में रहता है। सम डिस्पोजिशन ऑफ चिल्ड्रन सीम टू बी पॉजिटिव फॉर क्लासरूम पार्टिसिपेंट एंड अदर लेस। तो चिल्ड्रन में भी कुछ ना कुछ रहता है कि कोई इस तरह से इंट्रोवर्ट रहते हैं, कोई एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, कोई एक्टिव होते हैं, कोई कम एक्टिव होता है, तो सब में सब कुछ होता है। द टीचर मस्ट रिमेंबर दैट अ चाइल्ड विद अ सर्टेन डिस्पोजिशन इज नॉट डूइंग एनीथिंग डेलिबरेटली। जिसमें ये बहुत ज़्यादा डिस्पोजिशन होते हैं, जिसमें ये फैक्टर्स होते हैं, तो टीचर्स को समझना चाहिए कि उन लोग जानबूझ के नहीं कर रहे, सबका अलग अलग पर्सनैलिटी है, तो उसके हाथों उन लोग कर रहे हैं। मतलब एक टाइम तक इंसान को खुलने में टाइम लगता है, तो अगर कोई दूसरा उसको समझे तो उनके लिए भी वो आसानी हो जाती है। ठीक है। सो नेक्स्ट है, ये लास्ट पार्ट है हम लोग का मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यू डिस्कशन अबाउट डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन विद इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रोग्रेस एज लर्नर स्टेटेड अबव 30 years ago। तो इसके बारे में बताया गया कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है चिल्ड्रन के बारे में, जो कि एक प्रोग्रेस में बताया गया है, जो कि स्टेट किया गया था 30 years ago में। व्हेन द साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डनर प्रेजेंटेड दिस थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन 1983। इसमें इन्होंने बताया था, और क्या था ये, कौन थे, हार्वर्ड गार्डनर। कब बताए थे, 1983 में, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में। इन दिस स्कीम देयर आर 7 इंटेलिजेंसेस एंड लेटर ऑन ही एडेड 2 more। तो इसमें क्या क्या है वो आप देखो। लॉजिको मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, बॉडीली, किनेस्टिक, म्यूजिकल, स्पैटियल, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। लेटर 8 नेचुरलिस्टिक वॉज एडेड। तो आपको ये 8 याद करना है। सबसे पहले लॉजिको मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, बॉडी किनेस्टिक, म्यूजिकल, स्पैटियल, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, और जो लास्ट में ऐड हुआ था वो है नेचुरलिस्टिक। ठीक है। 8 नेचुरलिस्टिक वॉज एडेड, तो उस तरह से 8वां ऐड हुआ। स्टिल लेटर ही एडेड द 9th one, एग्जिस्टेंशियल 9th को ऐड किया। ट्रेडिशनली वी थॉट ऑफ इंटेलिजेंस एज रिलेटेड ओनली टू लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले हम लोग इंटेलिजेंस को बस लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का रिलेशन ही समझते थे। गार्डनर सेज दैट हैविंग अ फील ऑफ वर्ड्स, दैट इज इमेजेस, रिदम, स्ट्राइकिंग एक्सप्रेशंस, मल्टीपल मीनिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। गार्डनर के हिसाब से हर फीलिंग ऑफ वर्ड्स, चाहे वो एक्सप्रेशंस हो, इमेजेस हो, मल्टीपल मीनिंग्स हो, सबका फॉर्म इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। सिमिलरली द पावरफुल सेंस ऑफ वंस ओन बॉडी, दैट इज विच डांसर्स एंड जिमनास्ट हैव, इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। तो एक खुद का ओन बॉडी का पावर भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। किसके हिसाब से, गार्डनर के हिसाब से। द बेसिक कैपेसिटी विच अलाउज सम पर्सन्स टू बिकम गुड पेंटर्स, स्कल्पचर्स, डिजाइनर्स ऑफ विजुअल इज
स्पैटियल इंटेलिजेंस, जो किसी लोगों को कुछ बनने में हेल्प करता है, वो आता है हम लोग का स्पैटियल इंटेलिजेंस के अंदर। इट इज़ ईजी टू सी व्हाट द नेम म्यूजिकल एंड इंटरपर्सनल पॉइंट टू। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज़ व्हाट अलाउस पीपल टू बी हैप्पी देमसेल्फ। इंटरपर्सनल मतलब जो खुद को हैप्पी रखने में हेल्प करे। एक्सेप्ट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, प्रिजर्व ए हाई सेल्फ कंसेप्ट, जो खुद का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जाने और हाई सेल्फ कंसेप्ट को समझे। सम पर्सन सीम टू हैव अ फील फॉर द मैनी थिंग्स इन द नेचुरल वर्ल्ड, लिविंग थिंग्स, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। हर किसी को अलग चीज़, जो भी सराउंडिंग्स है उसका अलग फीलिंग होता है हर किसी इंसान में। दे डू नॉट ओनली एन्जॉय नेचर बट कैन पार्टिसिपेट विद अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिटिविटी इन एक्टिविटीज़ लिंक टू द एनवायरनमेंट। तो नेचर के साथ साथ वो उसका हर एक्टिविटीज़ के साथ समझ के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। Existential intelligence refers to the sensitivity and capacity to tackle deep questions about human existence। तो ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस हम लोग का किस चीज़ का रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हम लोग का ह्यूमन रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आए तो हम लोग उसको कैसे आंसर कर सकें, सही सोच को रख के, सच एज द मीनिंग ऑफ लाइफ, आवर प्लेस इन द यूनिवर्स एंड क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। इस तरह के प्रश्न हम लोग के एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में आते हैं। ठीक है। We will not go into more details about multiple intelligences. The significant idea here is the scholastic aptitude is only one among the special aptitudes individual have। तो हम लोग को और डिटेल्स में नहीं जाना है, हमने सबका मीनिंग देख लिया है, लेकिन इन सब में से जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड एप्टीट्यूड है वो हम लोग का स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड। इनफैक्ट अदर साइकोलॉजिस्ट हैड सजेस्टेड इवन बिफोर गार्डनर दैट सोशल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्पेशल एटीट्यूड सम पर्सन्स माइट हैव। तो गार्डनर के अलावा भी बाकी लोगों ने कहा है कि सोशल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस को एक रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, एक स्पेशल एप्टीट्यूड की तरह जो सब पर्सन्स में रहते हैं। ठीक है। तो हम लोग को इतना जानना काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ हम लोग वैसे भी नहीं लिखने वाले। तो जब मल्टीपल इंटेलिजेंस का बात है तो हम लोग ये चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ 1.6, ये हम लोग का एंटायर जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है, उसका एक शॉर्ट एब्रिविएशन है। तो आपको बस गो थ्रू करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इससे बेटर अपने पर एक्सप्लेनेशन समझ लेना, एक बार वीडियो को एंड तक देखना, ये आपका हेल्प आएगा। तो आपको ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। सो सॉरी जो भी इंटरप्शंस हुआ, थोड़ा स्लाइड डिसमिस हो गया था। तो जितना मैंने इस यूनिट पे समझाया, जो टॉपिक समझाया वो इस यूनिट के लिए सफिशिएंट है। अगर आप इसको गो थ्रू करोगे तो डेफिनेटली आप इस यूनिट को अच्छे से समझ जाओगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट यूनिट में आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। एंड FCS हर दिन कोशिश करेगा आपकी डिमांड के अनुसार आपको वो चीज़ दे विथ राइट एक्सप्लेनेशन। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो। तो अगले वीडियो के लिए आप ट्यून रहिए, बहुत जल्द मिलेगा। एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस गाइस, वी नीड योर सपोर्ट बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर वीडियोज़ एज वेल एज व्यूइंग ऑल द वीडियोज़। ओके, थैंक्स फॉर स्टेइंग ट्यून टिल नाउ एंड कीप सपोर्टिंग FCS।